नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यपाल शर्मा, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी आलोचना में धूमिल का मूल्यांकन विषय पर बातचीत करूँगा। इस बातचीत को सुनने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे कि हिंदी में नई कविता के बाद जो साठोत्तरी कविता आई उससे क्या आशय है। साठोत्तरी कविता के साथ हिंदी में कई काव्य आंदोलनों या कविता का दौर दिखाई देता है। आप उनसे परिचित हो सकेंगे, ख़ास तौर से अकविता आंदोलन से। आप धूमिल की काव्य यात्रा से परिचित हो सकेंगे, धूमिल की काव्य यात्रा के विकास के विभिन्न सोपानों से परिचित हो सकेंगे। धूमिल के काव्य में ग्रामीण चेतना, सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना से परिचित हो सकेंगे। आप धूमिल के कविता संबंधी विचारों से अवगत हो सकेंगे। धूमिल के काव्यगत वैशिष्ट, भाषा वैशिष्ट से परिचित हो सकेंगे और इसके साथ ही आप यह जान सकेंगे कि हिंदी आलोचना में धूमिल को लेकर जो विवाद हुए हैं आलोचकों के बीच में, उन आलोचकों की जो राय धूमिल के प्रति है, धूमिल की कविता से गुजरते हुए उन आलोचकों के विचारों का सही मूल्यांकन आप करने में समर्थ हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धूमिल साठोत्तरी कविता के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। साठोत्तरी कविता हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी में 60 के दशक के बाद लिखी गई कविता के लिए एक प्रचलित नाम है। यद्यपि साठोत्तरी कविता के भीतर कई और काव्य आंदोलन चलते हैं, जिनमें भूखी पीढ़ी, शमशानिक पीढ़ी, सर्वोदयी कविता, अकविता आदि नाम आते हैं। इस साठोत्तरी कविता जो काल की दृष्टि से हिंदी साहित्य में नई कविता के बाद की कविता है। नई कविता स्वाधीनता आंदोलन के बाद, एक लंबे समय के बाद, जब देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद प्रयोगवाद के कंधे पर चल कर के आती है और नई कविता में हमें मिश्रित अनुभव कवियों के दिखाई देते हैं, जनता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। वह एक तरह से कविता में नए प्रयोगों को खोजने का भी दौर है। लेकिन उस कविता के अगर सामाजिक परिदृश्य को देखें तो देश की आज़ादी के बाद देश ने जो सपने देखे थे, जो उम्मीदें जगाई थीं, वे सपने, वे उम्मीदें, वे आकांक्षाएं जनता की पूरी नहीं हुई। एक दशक तक जनता ने इंतज़ार किया, लेकिन एक दशक तक जब उसके सपने पूरे नहीं हुए तो 60 के दशक के बाद हम देखते हैं कि कविता ही नहीं, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, उपन्यास, सब क्षेत्रों में उस आशावाद के विपरीत एक निराशावाद, हताशा, कुंठा, अवसाद की स्थिति आती है। और साहित्य में हम इसे एब्सर्डिटी के रूप में देखते हैं। नाटकों के क्षेत्र में मादा कैक्टस लिखा जा रहा था, लक्ष्मी नारायण लाल। उपन्यास के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि राजकमल चौधरी मछली मरी हुई लिख रहे थे। कविता के क्षेत्र में जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद बिमल, धूमिल आदि उसी दौर के कवि हैं। उपन्यास के क्षेत्र में अगर आप देखें तो श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक भी ऐसा पात्र नहीं है जिसमें आदर्श या सकारात्मक मानसिकता मौजूद हो। तो यह 60 और 70 का दशक हिंदी साहित्य के लिए, कविता के लिए विभिन्न काव्य आंदोलनों का दौर है, जिसके एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में हम धूमिल को देख सकते हैं। धूमिल 60 के दशक के बाद के एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने हिंदी कविता को नया तेवर प्रदान किया, एक नई भाषा प्रदान की। धूमिल ने हिंदी कविता को एक नया मुहावरा दिया। धूमिल के आरंभिक काव्य में साठोत्तरी कविता के जो मूल स्वर हैं वो दिखाई देते हैं, और उस मूल स्वर में है हताशा, निराशा, कुंठा और आज़ादी को फिर से देखने की, उसकी पड़ताल करने की, सही अर्थों को खोजने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, नागार्जुन, त्रिलोचन के साथ साथ धूमिल की कविताओं में भी दिखाई देती है। धूमिल हिंदी साहित्य में 60 के दशक के बाद में जिस भाषा और तेवर के साथ आते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी कविता आलोचना के भीतर इतनी विवादास्पद होती है
कि उनकी कविता को लेकर आलोचक भी अलग अलग खेमे में बटे नजर आते हैं। एक तरफ उनके धुर समर्थक आलोचक दिखाई देते हैं जिनके लिए धूमिल एक प्रतिमान है, ये युग पुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ आलोचकों का एक ऐसा समूह भी है जो धूमिल की काव्य भाषा, उनकी विचारधारा को लेकर के सवाल खड़े करता है, उनकी प्रतिबद्धता पे सवाल खड़ा करता है और कहता है कि धूमिल जनतंत्र के कवि नहीं हैं, उनमें अराजकतावाद देखता है, व्यवस्था विरोध देखता है, जो कि धूमिल की कविता का अनिवार्य तत्व है, और वह उन्हें प्रजातंत्र के खिलाफ साबित करता है और इस तरह से उनकी मुखालफत करता है। मैं समझता हूँ कि हिंदी आलोचना में धूमिल को लेकर जो बातें कही गई हैं उनका विश्लेषण करने से पहले हम धूमिल की कविता से गुजरें, देखें, ताकि हम उन आलोचना में उन आलोचकों के विचारों को सही ढंग से देख सकें। साठोत्तरी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है मोहभंग। जाहिर सी बात है कि मोहभंग होने से पहले मोह होना जरूरी है। उन्हें मोह था अपने देश की आज़ादी से, अपने सपनों से, लेकिन जब वे पूरे नहीं होते, ख़ासतौर से आम जनता के, आम आदमी के, एक दशक के बीतने के बाद भी जब वो देखती है कि उसका कोई विकास नहीं हुआ, जहाँ 1947 में खड़े थे वहीं 1960 में खड़े हैं, भूख, गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार, सारी समस्याएं जैसी की तैसी पड़ी हैं, कम होने के बजाय बढ़ती ही गई, तो एक मोहभंग होता है। उस मोहभंग के पीछे अगर राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो सन 1962 का भारत चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, फिर 1971 को भी अगर देखें तो तीन महायुद्ध, उसमें भी खास तौर से 62 के युद्ध में जो भारत की पराजय चाइना से होती है। नेहरू जो एक स्वप्नदर्शी समाजवादी राजनेता थे जिनसे देश को बहुत सारी आकांक्षाएं थी, लेकिन जब 62 में पराजय होती है तो वह राजनीतिक परिस्थिति भी देश की हताशा और निराशा को बढ़ाने में सहायक होती है। यह मोहभंग धीरे धीरे समाज में कवियों के भीतर आक्रोश का कारण बनता है और उनका आक्रोश जिस रूप में अभिव्यक्ति पाता है वह व्यंग्य के रूप में पाता है और व्यवस्था, सरकार, तंत्र आवश्यक रूप से उसके प्रतिपक्ष के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। वैसे देखें तो साठोत्तरी कविता के जो विचार हैं, जो भाव हैं, उसके बीज हमें निराला की कविताओं में शुरू में ही दिखाई देने लगते हैं। निराला की बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे महंगू महंगा रहा, चरखा चला, कुत्ता भौंकने लगा, झिंगुर डट कर बोला, इस सब में हम वो बातें देख सकते हैं। साठोत्तरी कविता में कुछ आंदोलन बड़े क्षणिक हुए थे, जिसमें भूखी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, बिटनिक पीढ़ी, युत्सावादी कविता, सनातन सूर्योदयी कविता, अकविता आदि प्रमुख हैं। जैसा मैंने बताया कि इस दौर के कवि को अगर हम देखें तो सामान्यतया 3 वर्ग के दिखाई देते हैं। एक वे कवि हैं जिनमें भयंकर हताशा, निराशा और कुंठा का भाव है, जिसमें जगदीश चतुर्वेदी और गंगा प्रसाद बिमल को आप देख सकते हैं। दूसरा वर्ग ऐसे कवियों का है जिन्होंने अपनी कविता की शुरुआत तो इसी तरह से की थी, हताशा, निराशा और कुंठा से, लेकिन आगे चल कर के उनकी विचारधारा लोहिया के समाजवाद से जुड़ती है और वे साठोत्तरी कविता के उस मोहभंग के दौर से थोड़े से आगे निकलते हैं और उस मोहभंग को आक्रोश में बदलकर व्यंग्य के माध्यम से, उसे एक हथियार के माध्यम से समाज को एक रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। इस वर्ग के कवियों में राजकमल चौधरी और धूमिल का नाम प्रमुख है। इसी समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण कवियों का एक तीसरा वर्ग भी है, जिसमें मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं। ये कवि साठोत्तरी कविता के प्रभावों से लगभग अछूते हैं। इनकी कविता के केंद्र में है विचारधारा। विचारधारा यानी मार्क्सवादी विचारधारा। बृहत्तर स्तर पर अगर हम उसे कहना चाहें तो कह सकते हैं साम्यवादी विचारधारा। ये कवि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर साहित्य को पूंजीवाद के खात्मे के लिए, सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि साठोत्तरी दशक में मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन जैसे कवि कहीं से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। धूमिल की काव्य यात्रा अकविता से शुरू होकर वह मार्क्सवादी तो नहीं लेकिन लगभग प्रतिबद्ध साहित्य या विचारधारात्मक साहित्य में होती है। इस संदर्भ में हमें अकविता के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। अकविता हालांकि काल की दृष्टि से साठोत्तरी कविता ही है, लेकिन अकविता जिन कारणों से बदनाम या विख्यात हुई
उसे चर्चा मिली, विवादों में आई। उसका एक पहलू जो सर्वाधिक विवाद का कारण बना वो था स्त्री और सेक्स के प्रति कवियों का दृष्टिकोण और उनका चित्रण, उसके प्रति उनका भाव। असल में साठोत्तरी कविता में कवियों का एक समूह स्त्री को एक मात्र देह मानता था और उसे शारीरिक भूख मिटाने का एक माध्यम समझता था। कविता पत्रिका एक निकलती थी और धूमिल की कविताएं उसमें प्रकाशित होती थीं और तमाम उनके जो शब्द प्रयोग हैं, अगर मैं कोट करूं तो वे सभ्य सुसंस्कृत शब्दावली में नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द प्रयोगों, उनके काव्य प्रयोगों ने हिंदी आलोचना के सामने, आलोचकों के सम्मुख मौका प्रदान किया कि वे धूमिल पर आक्रमण करते रहे। ये आक्रमण निराधार भी नहीं है। धूमिल की आरंभिक कविता उन्हें इसका आधार प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल, जिन यौन प्रतीकों का इस्तेमाल धूमिल ने उस समय अपनी कविताओं में किया, उसमें मूतना, गर्भ, गर्भपात, मासिक धर्म, वीर्यपात, गदगद औरत, नेकर का नाड़ा, लड़कियों के स्तन, औरत की लालची जांघ, उबासियों में ऊँघते नितंब आदि प्रयोग उनके शुरुआती कविता में हमें दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि धूमिल बहुत जल्द ही इस तरह के प्रयोगों से उबर जाते हैं और अपनी कविता को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं, जिसमें वे जनता के प्रतिबद्ध कवि के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह भी है कि हिंदी आलोचना में भी कविता जिस तरह से प्रचलित हुई थी, 70 के बाद के दशक में हिंदी आलोचना अकविता शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ देती है और उसके बाद की कविता के लिए युवा लेखन संबोधित करने लगती है। धूमिल की काव्य यात्रा पर अगर नज़र डालें तो धूमिल 1936 में पैदा हुए थे। युवा काल में लेखन उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन उनका महत्वपूर्ण लेखन 60 के दशक के बाद और 70 के दशक तक है। 10 फरवरी 1975 को, यानी 39 वर्ष की बहुत अल्प आयु में उनका देहावसान हो गया था। अंतिम समय में उनको सिर में दर्द रहने लगा था। डॉक्टरों को जब उन्होंने दिखाया तो पता चला कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है। उस ट्यूमर का इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया, लेकिन संभवतः ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और उस ऑपरेशन के बाद 10 फरवरी 1975 को उनका देहावसान हो गया। तो 60 और 70 के दशक की उनकी जो कविता है उसमें उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इसमें भी संसद से सड़क तक उनका काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित हो गया था, जबकि बाकी दोनों काव्य संग्रह यानी कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने धूमिल की काव्य यात्रा के 3 सोपान या चरण माने हैं। पहला 1960 से 1966 तक का दौर है, जब वे कविता के प्रभाव में कविताएं लिख रहे थे। दूसरा दौर 1967 से 1970-71 तक का है। यह वह समय है। 1967 धूमिल की काव्य यात्रा में एक पड़ाव के रूप में है, परिवर्तन के रूप में है। हम जानते हैं कि 1967 में ही नक्सलबाड़ी का किसान आंदोलन शुरू हुआ था। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था। 1967 में बिहार, उड़ीसा आदि में अकाल आया था। 1967 में ही धूमिल अपनी महत्वपूर्ण कविताएं, लंबी कविताएं लिख रहे थे और 70 तक उनके वैचारिक यात्रा में हमें एक परिवर्तन दिखाई देता है। तीसरा जो दौर है 1970-71 के बाद, उस दौर में धूमिल विशुद्ध रूप से जनता के लिए लिख रहे हैं। जनता तो उनके यहाँ शुरू से है, पहले से है, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो ये कि 1967 से पहले उनका जो आक्रोश है, जो उनका व्यंग्य है, वह अमूर्त है। वह किसके खिलाफ है यह समझ में नहीं आता, लेकिन 1967 के बाद उनका जो आक्रोश है और व्यंग्य है वह अमूर्त से मूर्त हो जाता है, यानी साकार रूप ग्रहण करता है। अब व्यवस्था, तंत्र, सत्ता, राजनीतिक दल, चुनाव, मंत्री, नेता, राजनीति, इस तंत्र को चलाने वाले जितने लोग हैं वे धूमिल के आक्रोश और व्यंग्य का
उद्देश्य बनते हैं और धूमिल उन पर करारा व्यंग करते हैं। 1967 में ही भाषा आंदोलन हुआ था, उसको लेकर धूमिल ने एक कविता लिखी थी, भाषा की रात, और उसमें धूमिल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा को ठीक करने से पहले आदमी को ठीक करने की ज़रूरत है। यही वह समय है जब धूमिल अपनी कविता को सही दिशा प्रदान करते हैं। नक्सलवाड़ी कविता में वे दूसरे प्रजातंत्र को ढूंढने की तलाश करते हैं। इसी समय उनकी एक कविता आती है, पतझड़, जिसमें वो बेकारी पर चोट करते हैं। रोटी और संसद भी उनके दूसरे चरण की ही महत्वपूर्ण कविता है, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, जिसकी चर्चा मैं आगे राजनीतिक संदर्भों में विस्तार से करूँगा। 1970 के आसपास धूमिल बहुत बेचैन रहने लगे थे। उनमें उन्माद की स्थिति आ गई थी। वे समाज को किसी भी रूप में बदलना चाहते थे। उस समय वे हिटलर, मुसोलिनी आदि का भी नाम लेने लगे थे। इस समय उनकी बहुत महत्वपूर्ण कविताएं आती हैं, जिसमें सिलसिला, हत्यारे, लोहसाएँ जैसी कविताएं हैं। और अपने अंतिम समय में उनकी कविता है लोहे का स्वाद, जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में की कुछ पंक्तियां हैं जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूमिल, जिन्होंने अकविता आंदोलन से शुरू किया था, और अंत में कहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने लोहे का स्वाद कविता में लिखा था कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इसके बाद हिंदी कविता के दुर्भाग्य से धूमिल इस जगत में नहीं रहे। यह कहा जा सकता है कि आरंभिक लड़खड़ाहट के बाद धूमिल बड़ी तेज़ी से संभलते ही नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ, उसके कुचक्र के खिलाफ तन करके खड़े होते हैं। अपने समय की व्यवस्था के लिए, हिंदी कविता के लिए वे चुनौती बनकर खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, हिंदी आलोचना के लिए भी वे चुनौती बनकर खड़े होते हैं। धूमिल की कविताओं के अगर फलक को देखें तो उनकी कविता में ग्रामीण चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना प्रखर रूप में दिखाई देती है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जी ने धूमिल को ग्रामीण अनुभव, गंवई अनुभव और किसानी संस्कार का कवि कहा है, और यह काफ़ी हद तक ठीक भी है। अगर हम धूमिल की कविता से गुजरें तो देखेंगे कि धूमिल की भाषा, उनके शब्द, उनके बिंब, उनके मुहावरे किसानी जीवन और गंवई अनुभव से जुटाए गए हैं। बैल, बछड़ा एक कविता ही है उनकी, बैलमुत्ती, इसका बार बार जिक्र उनकी कविताओं में होता है। उनका जन्म ख्यौली में हुआ था और एक कविता भी उन्होंने इसी शीर्षक से लिखी थी, ख्यौली। गांव में कीर्तन उनकी एक कविता है। आप उसकी कुछ पंक्तियों को सुनें और देखें कि धूमिल अपने गंवई संस्कार से कैसे जुड़े हुए हैं और गांव के सच को गांव की भाषा में कैसे उजागर करते हैं। मेरे गांव में नलकूपों की नालियां झरना हो गई हैं, उनमें अब लाठियां बहती हैं और पानी की जगह आदमी का खून रिसता है। एक दूसरी कविता में धूमिल लिखते हैं कि मैं टूटते हुए परिवार में धनुष टंकार झेलते हुए बछड़े सा कराहता हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं है कि बैल, बछड़ा किसानी जीवन का अनिवार्य अंग है और धूमिल उसी गांव से जुड़े हुए थे। धूमिल की कविता उसी गांव की उपज है। लेकिन ये कहना कि धूमिल की कविता केवल ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई कविता है, पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि उनके जो तीनों काव्य संग्रह आए हैं उसमें शहरी मध्य वर्ग की समस्याएं भी शामिल हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने धूमिल की ग्रामीण चेतना के संदर्भ में लिखा है कि धूमिल पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं, वहाँ की जनता के चरित्र को उन्होंने बड़ी गहराई से पहचाना है। इस जनता की शब्दावली धूमिल की कविता में बहुत मिलती है, जिससे उनका ग्रामीण बोध झलकता है। अगर उनकी कविता में हम शब्दों का इस्तेमाल देखें तो आप यह निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि उस कवि में गंवई संस्कार किस हद तक विद्यमान है। पतीली की दाल, चूल्हे का कोयला, बाल्टी, चौका, सोहर, गोबर, चकती, टांगना, नाधना, पोंकना, लिट्टी, हुचुर हुचुर आदि शब्दावलियाँ
ठेठ गवई भाषा से ली गई हैं। मोचीराम कविता अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसानी संस्कार कैसे धूमिल की कविता में चढ़ करके बोलते हैं। धूमिल की इस किसानी संस्कार और गवई चेतना से जुड़ा हुआ ही मसला है उनकी सामाजिक चेतना का। असल में धूमिल की कविता के केंद्र में वह आम आदमी है जो संघर्षरत है, जो टूटता हुआ है, घुटता हुआ है, यंत्रणा झेलता हुआ है। 1966 में बिहार और उड़ीसा की भूखमरी, 1967 का भाषा आंदोलन और आम चुनाव, 1968 में धूमिल का स्थानांतरण, नक्सलवाड़ी आंदोलन और इसी बीच गांव पंचायत और ज़मीन को लेकर जो झगड़े शुरू होते हैं, धूमिल को कचहरी का जो चक्कर लगाना पड़ता है, धूमिल का कवि उन विषयों को भी अपनी कविता में ले आता है और इसी के साथ साथ सामाजिक पारिवारिक जीवन के संघर्षों के साथ धूमिल की कविता आगे विकसित होती जाती है। अगर ये कहा जाए कि धूमिल की कविता अपने समय और समाज का एक्सरे है तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें आम आदमी की अभावग्रस्त जिंदगी, सामाजिक व्यवस्था की जड़ता, उसकी जर्जरता, विकृति, विसंगति और उसकी सड़ांध बखूबी उजागर हुई है। मोचीराम कविता, अकाल दर्शन, पतझड़ इसके उदाहरण हैं। एक कविता में उन्होंने लिखा है कि हमारा देश ऐसा जंगल है जिसमें भेड़ियों का राज है। भाषा की रात कविता में कवि की दृष्टि जो अब तक अमूर्त थी, जब वह प्रतिपक्ष की पहचान नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसमें उसकी दृष्टि बहुत पैनी हो गई है। वह समाज के भीतर की सच्चाई तक पहुंचने की दृष्टि उसे मिल चुकी है। आप देखिए कि भाषा की रात कविता में भाषा के आंदोलन के बीच जो असलियत छिपी हुई है उसे कवि कैसे कविता के माध्यम से उजागर करता है। धूमिल एक कवि के रूप में लिखते हैं कि चंद चालाक लोगों ने बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। 20 साल बाद उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है रोटी और संसद, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। उसमें उनकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना दोनों के दर्शन होते हैं। इसकी चर्चा मैं राजनीतिक चेतना के अंतर्गत विस्तार से करूँगा। इसी दौर में उनकी कविताएं सिलसिला, हत्यारे, लोह साएं जैसी कविताएं आती हैं जिसमें उनकी प्रखर सामाजिक चेतना के दर्शन होते हैं। एक कविता में, सिलसिला कविता में आप उनकी पंक्तियों को सुनिए। हवा गर्म है और धमाका एक हल्की सी रगड़ का इंतज़ार कर रहा है। कवि अब क्रांति की कल्पना करने लगा है, उम्मीद करने लगा है, तैयारियां करने लगा है और उसके लिए कवि कर्म के माध्यम से जनता को उद्वेलित और प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है और उसे कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है हत्यारे। हत्यारे में उन्होंने हत्यारों की पोल खोली है। हत्यारे 2 शीर्षक कविता में उन्होंने लिखा है कि हत्यारों ने फेंक दिए हैं सारे शब्द और विचार, उन्होंने उठा लिए हथियार इस वक्त, और इस वक्त तुम्हें तय करना है कि तुम क्या करोगे। यह सवाल धूमिल देश की जनता से पूछते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सवाल करके छोड़ देते हों। धूमिल एक दूसरी कविता में जिसका शीर्षक है वापसी, और वापसी में मानो इसी प्रश्न का जवाब देते हुए वो कहते हैं, हे भाई हे, अगर चाहते हो कि हवा का रुख बदले तो एक काम करो। हे भाई हे, संसद जाम करने से बेहतर है सड़क जाम करो। कवि की चेतना जितनी स्पष्ट, उत्तरोत्तर विकसित और प्रखर होती है, वैसे वैसे ही धूमिल पर आलोचकों का प्रहार भी तेज होने लगता है। हम देखते हैं कि धूमिल को अराजकतावादी और जनतंत्र विरोधी कहा जाने लगता है। लेकिन एक और कविता मैं उदाहरण देना चाहूँगा, लोह साएं, जिसमें उन्होंने व्यवस्था को चलाने वाले लोगों का जो गठजोड़ है, उनका जो षड्यंत्र है, उनकी जो साजिशें हैं, जनता को जो त्रस्त किए हुए हैं, उनकी पोल खोलते हुए प्रतीकात्मक रूप में कितने बेहतर अंदाज में कहते हैं। आप अगर गांव के हैं और आप लोहे से जुड़े हुए गवई कर्म को जानते हैं
तो आप धूमिल की इस कविता को सुने और उसके प्रतीकों को समझें। लोहसाएँ कविता में उन्होंने लिखा है कि हंसुए पर ताव जरी ठीक तरह देना। यह लोहसाएँ कविता में टेकू बनिहार लोहार कवि से कहता है कि हंसुए पर ताव जरी ठीक तरह देना, कि धार मुड़े नहीं आजकल। छिनार निहाई ने लोहे को मनमाफिक हनने के लिए हथौड़े से दोस्ती की है। कहना न होगा कि धूमिल की प्रखर दृष्टि सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के षड्यंत्र की पोल खोलती हुई नजर आती है। यहाँ यह कहने में कोई संकोच नहीं है, यह निर्विवाद है कि धूमिल अनुभूतियों के, संवेदना के, भावों के जितने सजग कवि हैं उतने ही प्रखर वैचारिक चेतना के भी कवि हैं। लेकिन धूमिल की कविता का सर्वोत्तम रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ पर गमई संस्कारों के साथ, सामाजिक चेतना के साथ धूमिल ने राजनीतिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया है, उसे अपने व्यंग्य और आक्रोश का निशाना बनाया है। धूमिल ने अपने समय की कविता के लेखन के लिए कवियों से एक डिमांड की थी। उन्होंने लिखा था कि युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है, बिना इस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि धूमिल ये डिमांड अपने समय के कवियों से ही नहीं करते, खुद एक गहरी समझदारी, राजनीतिक समझदारी रखते हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं। धूमिल की कविता में हिंदी कविता पहली बार संसद से सड़क तक का रास्ता अख्तियार करती है, उधर रुख करती है, उसमें प्रवेश करती है। हाँ, यह काबिल गौर है कि संसद में प्रवेश का जो रास्ता है वह मुख्य रास्ता नहीं है, बल्कि विपक्ष का या विरोध का रास्ता है। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने उनकी राजनीतिक चेतना के संदर्भ में लिखा है कि धूमिल की कविता में लोहियावादी विचारधारा का बहुलांश प्रतिफलित हुआ है। डॉक्टर नंद किशोर नवल के अनुसार धूमिल के लिए अपने देश की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं, आज़ादी का वे केवल एक ही अर्थ समझते हैं, समाजवाद। अपने देश में समाजवाद की स्थिति देखकर वे पूरी तरह निराश हो जाते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनकी राजनीतिक कविताओं के संदर्भ में लिखा है, धूमिल की कविता सच्चे अर्थों में सड़क और संसद अर्थात जनता और जनतंत्र की कविता है। उनकी कविता की सारी शब्दावली सामाजिक और राजनीतिक संसार की शब्दावली है। असल में धूमिल यह देख रहे थे कि उनके समय के समाज को राजनीति ने अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। सारी समस्याएं राजनीति ने उलझा कर रखी हुई हैं और उन्होंने यह महसूस किया कि राजनीति से बगैर लोहा लिए समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसलिए वे अपनी कविताओं में राजनीति से टकराते हैं। जलता जनतंत्र, गांधी के 3 बंदर, रोजगार दफ्तर, मैकमोहन रेखा, बजट का अंधेरा, विदेशी मुद्रा, शहर कोतवाल, विपक्षी नेता, पंचवर्षीय योजनाएं, अणुबम के मसौदे, नारे, फाइलें, मंत्रियों की कुर्सियां, चुनाव के इश्तिहार, संविधान की धाराएं आदि में इसे देखा जा सकता है। धूमिल को आज़ादी के बाद का भारत दुर्दशाग्रस्त दिखता है। 20 साल बाद कविता में वे लिखते हैं कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। इतना ही नहीं, उनकी राजनीतिक चेतना और भी सवाल खड़े करती है। वे पूछते हैं कि 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। वे देख रहे थे कि चाटुकारिता राजनीति का शिष्टाचार हो गई है और चरित्रहीनता मंत्रियों की कुर्सी में बदल गई है, और वे देख रहे थे कि जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी था। धूमिल की एक बहुत महत्वपूर्ण और लंबी कविता है पटकथा, जिस पर अलग से विस्तार से लंबी बातचीत की जानी चाहिए। समय अभाव में यहाँ उस पर विस्तार से बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन ये कहना जरूरी है कि पटकथा में आज़ादी के बाद उपजा मोह, जिसमें कभी कोई यह उम्मीद है कि अब कोई भी बच्चा भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई बच्चा नंगा नहीं रहेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा, कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा, ये सारी उम्मीद रहती है। लेकिन आज़ादी के बाद वो देखता है कि कैसे उसकी उम्मीदें एक एक करके टूटने लगती हैं, और जब वो देखता है कि आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ था
वो सबसे बड़ा बारूद का ढेर बन गया है। वो देखता है कि यह देश की जनता उस भेड़ की तरह से है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। वो देखते हैं कि गोदाम अनाजों से भरे पड़े हैं लेकिन लोग भूखों मर रहे हैं। ये सारी स्थितियाँ, और ये भी देखते हैं कि सत्ता अब बहुत चालाक हो गई है। वे जिसकी पीठ पर हाथ रख देती है उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। और तब वे जनता का आह्वान करते हैं कि अब वक्त आ गया है, उठो और अपनी ऊब को आकार दो। उन्होंने देखा कि चुनाव के बाद सिर्फ टोपियां बदल गई हैं, कुर्सियां वही हैं, इसलिए उन्हें अब चुनाव व्यवस्था में भी यकीन नहीं होता। एक मित्र को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि एक साथ कई बुत नंगे हुए हैं। इसका आशय यह है कि धूमिल को अपने समय की राजनीति और समाज की सही समझ होने लगी थी। उन्हें यह दिख रहा था कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संसार है जिसमें वकील, नौकरी पेशा, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री सभी शामिल हैं। समाजवाद से भी उनका मोहभंग होता है और वे लिखते हैं कि अब समाजवाद हमारे देश की सरकारें मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करती हैं। वे लिखते हैं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है लेकिन उनमें बालू और पानी भरा है। धूमिल कहते हैं कि एक तरफ खुली हुई हथेली है और दूसरी तरफ बंद हुई भूख में तनी हुई मुट्ठी है। असल में खुली हुई हथेली जनता की पिछड़ी चेतना का प्रतीक है जो भीख मांगती है। दूसरी तरफ तनी हुई मुट्ठी है जो जनता की आगामी चेतना है जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और धूमिल का उद्देश्य जनता की खुली हथेली को बंद कर उसे बंद मुट्ठी में बदलना था और धूमिल अंत तक इसके लिए संघर्ष करते हैं। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है रोटी और संसद, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। उसमें वे संसद पर सवाल खड़ा करते हैं, उसे कटघरे में खड़ा करते हैं। वे लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। स्वाधीनता मिलने के बाद ऐसे कितने कवि हैं जिन्होंने यह साहस किया है कि अपने देश की संसद से जो हमारी नुमाइंदगी करती है यह सवाल पूछ सकें। और संभवतः इसी भाषा और तेवर के लिए धूमिल को वह स्थान मिला जो बड़े बड़े कवियों को नसीब नहीं हुआ। धूमिल स्वाधीनता आंदोलन के बाद के ऐसे कवियों में महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने कविता संबंधी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनके सृजन प्रक्रिया के संबंध में काशीनाथ जी ने एक जगह लिखा है कि वह कविता करता नहीं था, बनाता था। धूमिल के दिमाग में जुमले आते थे और ये जुमले कभी तो उसके उपजाऊ दिमाग की उपज होते थे, कभी उसे लोगों की बातचीत से हासिल होते थे। धूमिल ने संसद से सड़क तक संग्रह के आरंभिक पृष्ठ पर कविता के लिए लिखा था कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक सार्थक वक्तव्य का खुलासा करते हुए धूमिल लिखते हैं कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। एक दूसरी जगह वे कविता के संदर्भ में लिखते हैं कि कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़ा बेकसूर आदमी का हलफनामा है। वे कविता को मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते थे। वे कहते थे, तुम कहते हो कि कवि एक सुंदर बगीचा है, मगर मत भूलो कि इस बगीचे को किसी आदमी ने अपने खून से सींचा है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। वे कविता को चेतावनी देने वाली चीज़ समझते हैं और जीवन भर इस दायित्व का निर्वाह करते रहते हैं। धूमिल की कविता के शिल्प पर अगर बात करें तो उन्होंने नई कविता के दौर में जब कवि विदेशों से बिंब और प्रतीक आयात कर रहे थे, उन्होंने कविता को प्रतीकों और बिंबों से मुक्त किया। पाठक के बीच बिंब और प्रतीक दीवार बनकर खड़े थे, उस दीवार को तोड़ा। उन्होंने हिंदी कविता को नई भाषा दी, नया मुहावरा दिया और इसके लिए सबसे आसान तरीका था कि जनता की बात को जनता की भाषा में लिखना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने काव्य आंदोलनों के संदर्भ में कही थी। उन्होंने लिखा है कि छायावाद के कवि शब्दों को तौल कर रखते थे, प्रयोगवाद के कवि शब्दों को टटोल कर रखते थे, नई कविता के कवि शब्दों को गोल कर रखते थे और सन 60 के बाद के कवि शब्दों को खोल कर रखते हैं। शब्दों को खोल कर रखना साठोत्तरी कविता के तमाम कवियों के लिए कहा जाने लगा कि ये सपाट बयानी के कवि हैं।
इसमें संदेह नहीं कि धूमिल की कविता में सपाट बयानी मिलती है, लेकिन उनकी सपाट बयानी में प्रतीकात्मकता भी दिखाई देती है, बिंब भी दिखाई देते हैं। बस फर्क ये है कि प्रतीक और बिंब हावी नहीं होने पाए हैं, बल्कि वे कविता में सहज रूप से घुल मिल गए हैं। धूमिल की कविता की और बड़ी विशेषता है व्यंग्य। मोचीराम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें वो कहता है कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। लेकिन धूमिल की कविता जहाँ व्यंग्यात्मक होती है, भाषाई मुहावरे का इस्तेमाल कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उनके कई ऐसे प्रयोग हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैंने जिसकी पूंछ उठाई उसको मादा पाया है। इसी तरह से उन्होंने एक कविता कुछ सूचनाएं में लिखा है कि हिजड़ों ने भाषण दिया लिंगबोध पर, वेश्याओं ने आत्मशोध किया, कविताएं लिखी आत्मशोध पर। इसी तरह से एक कविता में लिखते हैं कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है। क्षोभ होता है धूमिल के इस तरह के प्रयोगों को देखकर कि एक ऐसा कवि जो जनता के दुख दर्द, उसके संघर्ष को लेकर इतना बेचैन है, वह समाज के ही एक बड़े तबके जिसमें हिजड़े हैं, जिसमें वेश्याएं हैं, जिसमें स्त्रियां हैं, उसके प्रति इस तरह की अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। अगर धूमिल इससे बच पाते तो निसंदेह वह हिंदी समाज में ज़्यादा सम्मान के हकदार होते। लेकिन अगर इन प्रयोगों को छोड़ दिया जाए तो धूमिल स्वतंत्रोत्तर हिंदी भारत के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। बीच में कई बार आलोचकों के विचारों का जिक्र हुआ है, लेकिन कुछ विचारकों के विचारों को हमें देख लेना उचित होगा धूमिल के समग्र मूल्यांकन के लिए। धूमिल के संदर्भ में काशीनाथ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उसका उल्लेख करना यहाँ जरूरी है। आप ये समझ गए होंगे कि धूमिल आज़ादी के बाद के कवियों में संभवतः सर्वाधिक विवादास्पद कवि हैं, और विवाद का कारण खुद उनकी कविता, उनकी भाषा, उनके मुहावरे और उनके प्रयोग हैं। लेकिन काशीनाथ जी ने इस संदर्भ में लिखा है कि धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था। वह आया और उसने आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया। अकेले आलोचक ही नहीं, कवि भी घूम गए। नामवर सिंह इसी बीच में धूमिल के नज़दीक आते हैं, या कहें कि धूमिल को नामवर जी का सानिध्य मिलता है, और इसके बाद धूमिल की कविता में हमें वैचारिक एक परिवर्तन, एक दिशा दिखाई देती है। यह धूमिल का भी सौभाग्य था और हिंदी कविता का भी। हिंदी आलोचना में धूमिल की स्थिति पर विचार करते हुए प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने ठीक विश्लेषण किया है कि इस सिलसिले में तमाम पाठकों और आलोचकों की राय एक जैसी नहीं है। जहाँ एक और कुछ उत्साही पाठक धूमिल को सर्वत्र निर्दोष, सर्वगुण संपन्न, पूर्ण परिपक्व, क्रांतिकारी महाकवि के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ विद्वान आलोचक उसे साठोत्तरी, दिशाहीन विद्रोह के अराजकतावादी खेमे में खड़ा कर देते हैं। धूमिल की कविता के संदर्भ में नेमिचंद जैन का विचार है कि धूमिल की कविता आज़ादी के बाद होश संभालने वाले एक संवेदनशील नौजवान की अपने देश और समाज और उसमें आदमी की विसंगतिपूर्ण हालत को समझने पहचानने की कोशिश को जाहिर करती है। उनका मानना है कि धूमिल की कविता का मुख्य स्वर भंडाफोड़ और उससे पैदा होने वाली नफरत का ही है। धूमिल की कविता की छानबीन करते हुए काशीनाथ सिंह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह पूंजीवादी शोषण के भी खिलाफ है, मध्य वर्ग के भी और जनता के भी। उसका कोई भी हमदर्द नहीं है, इसलिए कि उसको किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। उनकी दृष्टि में धूमिल अराजकतावादी है। प्रोफेसर अवधेश प्रधान के शब्दों में इस प्रकार धूमिल के बड़बोले अराजकतावाद की परिणति चुप्पा शून्यवाद में हुई। लेकिन काशीनाथ सिंह धूमिल की विचारधारा में हुए वैचारिक परिवर्तन को आशंका की नज़र से देखते हैं और लिखते हैं कि धूमिल जब अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश करता है तो हमें डर लगता है कि जाने इस दूसरे प्रजातंत्र से उसकी क्या मुराद हो। दूसरी तरफ नामवर सिंह ने 1963 में नया ज्ञानोदय में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था नंगी और बेलौस आवाज़। धूमिल को लेकर हिंदी आलोचना आज भी दुविधाग्रस्त है। धूमिल की कविता में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वर्जित क्षेत्र मानकर या तो आलोचकों ने चुप्पी साध ली या फिर उसके सरोकारों पर गहराई से विचार नहीं किया। आज भी धूमिल हिंदी आलोचना के लिए चुनौती हैं और उन्हें समझने के लिए नामवर सिंह हमारी मदद करते हैं। नामवर जी लिखते हैं कि जिस नंगे और बेलौसपन के साथ
यहाँ एक सच बात कही गई है, वह भी कुछ लोगों को नंगई मालूम हो सकती है, लेकिन सच कहने के लिए अनेक युवा लेखकों ने ऐसी नंगई को जानबूझकर अपनाया है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए ऐसे शब्द डायनामाइट अथवा विस्फोटक का कार्य करते हैं और रचना में मितव्ययिता की दृष्टि से इनका उपयोग आवश्यक है। धूमिल के बारे में परमानंद श्रीवास्तव ने लगभग सम्यक मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि अधिक से अधिक क्रूर और अमानवीय होती व्यवस्था के विरुद्ध कविता को एक प्रकार की नैतिक हस्तक्षेप का माध्यम बनाते हुए धूमिल ने अपना एक खास मुहावरा विकसित किया जिसका ऐतिहासिक महत्व है। और एक साक्षात्कार में नंद किशोर नवल ने का यह विचार है कि धूमिल के बाद हिंदी में अब तक कोई ऐसा कवि नहीं जिसके रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण पूरी तरह से हो गया हो, सब अभी मेकिंग प्रोसेस में हैं। धूमिल के बाद कोई ऐसा नहीं जिसकी कविता पर आलोचना लिखी जा सके। निसंदेह धूमिल हिंदी आलोचना के लिए अभी भी चुनौती हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि धूमिल साठोत्तरी हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आरंभ में उनकी कविताओं पर अकविता का प्रभाव है, बाद में वे लोहियावादी समाजवाद से प्रभावित हुए और अंततः व्यवस्था के प्रति विद्रोह और आक्रोश और व्यंग्य उनकी कविता का मूल स्वर है। उन्होंने साठोत्तरी हिंदी कविता को नया तेवर, नई भाषा, नया मुहावरा प्रदान किया। वे प्रखर सामाजिक और राजनीतिक चेतना के कवि हैं। वे गमई संस्कार और किसानी संस्कारों के कवि हैं और वे कवि कर्म को लेकर सदैव चिंतित थे और उसके लिए सदैव प्रयत्नशील थे। धन्यवाद।